देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजन के डिफरेंट टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क होता है। इलास्टिक कोलिजन एक कोलिजन की एक ऐसी टाइप है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। और इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी टाइप है जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, इन दोनों कोलिजन्स में, भला कोलिजन इलास्टिक हो या भला कोलिजन इन इलास्टिक हो, इन दोनों कोलिजन्स में टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है और टोटल एनर्जी, ये दोनों चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। ये हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे इसको। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इलास्टिक कोलिजन का और इन इलास्टिक कोलिजन का वो ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। लाइक अगर मैं एक टेनिस बॉल को मार्बल के फ्लोर पे फेंकता हूं तो जिस हाइट पे मैंने उसको फेंका होगा अप्रोक्सीमेटली उस हाइट तक, उस लेवल तक तो नहीं आएगी, लेकिन उसके करीब करीब आएगी। अगर उसी लेवल तक आ जाए तो मैं उसको बोलूंगा दैट दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी 100% कंजर्व रहती है। लेकिन जब मैं एक टेनिस बॉल को मार्बल के फ्लोर पे हिट करूंगा तो कुछ ना कुछ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी टाइप है जिसमें 100% काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर 100% काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे तो हम उसको बोलेंगे दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और एक ऐसी भी टाइप होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी 100% से भी ज्यादा आती है, दैट इज कॉल्ड सुपर इलास्टिक कोलिजन, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क है। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल ये है कि अगर मैं टेनिस बॉल को किसी भी सैंड के फ्लोर पे मैं फेंकता हूं तो वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, बॉल उस हाइट तक नहीं आएगी, बल्कि वो सैंड के फ्लोर पे बॉल जब जाके हिट करेगी तो उसी के अंदर जो है डंप हो जाएगी। तो इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कांस्टेंट नहीं रहती। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के कुछ केसेस और इसका प्रूफ। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब यह है कि बॉडी कोलाइड होने के बाद भी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन प्रूव करने के लिए हमारे पास देयर आर टू बॉल्स। ये दोनों हार्ड बॉल्स हैं। दिस बॉल इज M1, दिस बॉल इज M1 एंड दिस बॉल इज M2। ये दो बॉल्स हैं जिनके दरमियान हेड ऑन कोलिजन होने जा रही है। आप बोलेंगे सर ये हेड ऑन कोलिजन क्या होती है? तो हेड ऑन कोलिजन वो कोलिजन है जिसके अंदर दोनों बॉल्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक ही लाइन में हो, मींस दोनों बॉडी के सेंटर एक ही लाइन में हो, दैट कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। दोनों बॉल्स स्मूथ होनी चाहिए ताकि फ्रिक्शन ना हो और दोनों बॉल्स नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए। तो कोलाइड होने से पहले द बॉल M1 इज मूविंग विद वेलोसिटी V1 और कोलाइड होने से पहले द बॉल M2 इज मूविंग विद वेलोसिटी V2। ये इनकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज हैं। लेकिन कोलाइड होने के बाद कोलाइड तभी होंगी अगर V1 V2 से ग्रेटर होगा। लेट अस सपोज मैं यहां बोलता हूं कि V1 जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है और V2 जो है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। अगर V1 ज्यादा होगा तभी वो V2 को अप्रोच कर सकता है। तो कोलाइड होने के बाद जो M1 है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड V1 डैश। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल M1 आफ्टर कोलिजन विच इज 3। और कोलाइड होने के बाद जो बॉल M2 की वेलोसिटी होगी विच इज कॉल्ड V2 डैश, द वेलोसिटी ऑफ बॉल M2 आफ्टर कोलिजन दैट इज 5। तो अब हम जब इसका प्रूफ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है दैट इज V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस V1 डैश माइनस V2 डैश। आपने एफएससी में जरूर इनकी डेरिवेशन की होगी। अब आप पूछेंगे सर ये V1 माइनस V2 का क्या मतलब है? तो देखें स्टूडेंट्स, V1 माइनस V2 का मतलब है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल M1 with respect to ball M2 but before collision, and this is V1 dash minus V2 dash means the relative velocity of ball M1 with respect to ball M2 but after collision। तो ये जो लाइन है ये हमें ये बताती है कि दोनों बॉल्स की कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटीज V1 माइनस V2 इक्वल है, लेकिन दे आर ऑपोजिट। मतलब ये
कि अगर आप देखें तो v1 माइनस v2, अगर आप v1 को v2 से माइनस करें तो आप सब बोलेंगे सर डेट इज 5 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर हम v1 डैश को v2 डैश से माइनस करें डेट इज 3 माइनस 5, तो वो माइनस 2 के इक्वल आएगा और माइनस 2 प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर ऑलवेज इक्वल। या फिर हम ये भी कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is always equal to the magnitude of the relative velocity of separation। तो ये बेसिकली टॉपिक हमें ये बताता है कि कोलाइड होने के बाद बेसिकली दोनों बॉल की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए या इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमने ये देखा कि रिलेटिव वेलोसिटीज बॉल की कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे ऑपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इनकी डायरेक्शन वेलोसिटीज की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, नहीं। यहाँ पे नेगेटिव साइन बेसिकली आने का मतलब ये है कि इनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं। दैट इज लाइक इसकी 5 थी तो कोलाइड होने के बाद इसकी 3 होगी, इसकी 3 थे उसको क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हम इसके कुछ डिफरेंट केसेस देखते हैं। दैट इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 के ऊपर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम इनकी डेरिवेशन करेंगे v1 डैश की और v2 डैश की, तो v1 डैश केस नंबर 1 में ये आपको बताता हूं, v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 v2 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। इसी तरह जब हम बॉल m2 की वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर कोलिजन थ्रू डेरिवेशन बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, तो हमारे पास यहां पर आएगा m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2 प्लस 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये डेरिवेशन है जो कि बुक में हुई है, लेकिन हमने इन डेरिवेशन से कुछ केसेस को डिस्क्राइब करना है। लाइक केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर टू बॉडीज हैविंग इक्वल मैसेस, अगर दो बॉडीज एक ही मैस के आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद जिस तरह मैंने यहां पर इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में डिस्कस किया, अगर इक्वल मैसेज की दो बॉडीज आपस में टकराएंगी सच दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, तो कोलाइड होने के बाद v1 डैश इज इक्वल टू v2 एंड v2 डैश इज इक्वल टू v1। मीन जो v2 डैश है हमारे पास वो v1 के इक्वल आ जाएगा और जो v1 डैश है दैट इज इक्वल टू v2। तो कोलाइड होने के बाद बॉल्स जो हैं अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेंगी। इसी तरह इसका जो केस नंबर 2 है हमारे पास, केस नंबर 2 में हम ये कहते हैं कि अगेन m1 इज इक्वल टू m2। दोनों बॉल के मैसेज जिन्होंने आपस में टकराना है वो अभी भी दोनों मैसेज एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन जो सेकंड बॉल है वो स्टेशनरी है या रेस्ट पर है। अब हम जहां जहां डेरिवेशन में m1 m2 आ रहा है वहां पर m पुट करेंगे और जहां v2 आ रहा है वहां पर 0 पुट करेंगे और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज निकालेंगे। तो v1 डैश इज इक्वल टू 0 और v2 डैश इज इक्वल टू v1। इसका मतलब यह है कि अगर दो इक्वल मैसेज की बॉडीज आपस में टकराती हैं और जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पर होगी, तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल से टकराने के बाद फर्स्ट बॉल रेस्ट पर आ जाएगी और सेकंड बॉल उसी बॉल की स्पीड से मूव करना शुरू हो जाएगी जिससे वो टकराई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वेलोसिटीज सिंपली एक्सचेंज नहीं हुई जिस तरह पहले केस में एक्सचेंज हुई थी। केस नंबर 3 हमें ये कहता है इफ अ लाइट बॉडी m1 is many times less than m2, if a light body collide with a massive body, means m1 is a light body और ये light body एक massive body से टकराती है, like m1 is a light body and this light body collide with this m1 moving with velocity v1 collide with a massive body which is at rest। केस नंबर 3 हमें ये बताता है कि एक लाइट बॉडी एक मैसिव बॉडी से टकराती है, लेकिन जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट पर है। तो कोलाइड होने के बाद जो लाइट बॉडी है v1 डैश दैट इज इक्वल टू माइनस v1, कोलाइड होने के बाद वो वापस चले जाएगी क्योंकि हमने इसमें इफ m1 इज वेरी स्मॉल
तो हम m1 की जगह अप्रोक्सीमेटली 0 लिखेंगे और दूसरी कंडीशन v2 इज इक्वल टू 0 है। तो जब हम ये दोनों इन रिस्पेक्टिव इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास v1 डैश की वैल्यू भी आ जाएगी और v2 डैश। v1 डैश बॉल m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन और v2 डैश बॉल m2 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो जब एक लाइट बॉडी एक मैसिव बॉडी से आगे टकराएगी तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाएगी विद द सेम स्पीड v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1 और v2 डैश जो मैसिव बॉडी है उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगी। और केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 3 के ऑपोजिट है। केस नंबर 4 ये कहता है कि इफ अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट बॉडी, तो m2 एक लाइट बॉडी है, अगर m2 एक लाइट बॉडी है तो m2 का मास अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो अगर एक मैसिव बॉडी, if there is a massive body and this massive body of mass m1 which is moving with velocity v1 collide with a light body of mass m2 which is at rest, this second ball is at rest, it is not moving. So if a massive body collide with a light body but in this condition light body is at rest, तो अगर हम m2 की जगह 0 पुट करें और v2 की जगह 0 पुट करें इन दोनों रिलेशंस में, तो हमारे पास जो v1 डैश की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू v1। जो v1 डैश है वो उसी मैसिव बॉडी उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, लेकिन जो लाइट बॉडी है v2 डैश दैट इज उसकी जो स्पीड आएगी दैट इज 2v1, उसकी स्पीड पहले से डबल हो जाएगी, क्योंकि जब मैसिव बॉडी एक बहुत लाइट बॉडी से आगे टकराएगी तो उसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन पहले से डबल हो जाएगी।